पिछले वीडियो में हम लोगों ने नवपाषाण काल को शुरू किया था और नवपाषाण काल में हम क्या देखे थे, तो हम उसके कालखंड को देखे थे, उसका उपवर्गीकरण देखे थे, उसके बाद हम उसके साक्ष्यों के बारे में देखे थे, पाषाण के बारे में देखे थे, औजार तकनीक इन सब चीज़ों के बारे में देखे थे। अब आज हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में किन नई चीज़ों का आगमन हुआ और उसको विस्तार से जानेंगे। नवपाषाण काल में नए चीज़ों का आगमन, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पशुपालन को। पशुपालन की शुरुआत, तो पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो महागढ़ा यूपी से मवेशीवाड़ा मिला है। महागढ़ा यूपी से क्या मिला है, मवेशीवाड़ा मिला है। और इस मवेशीवाड़ा में हम लोग देखेंगे कि ये तीन ओर से दीवार और एक ओर खाली खुला हुआ है। कैसा है, तीन ओर से दीवार है और एक तरफ खाली क्या है कि खुला हुआ है। और इस मवेशीवाड़े में 26 से अधिक मवेशी के खुरों के निशान मिले हैं। 26 से अधिक मवेशी खुरों के निशान मिले हैं। कहाँ से मिला है, तो महागढ़ा से मिला है, ये यूपी में है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इतने सारे मवेशी जो होंगे तो वो पशुपालन के उद्देश्य से ही रखे गए होंगे। इतने सारे मवेशी एक साथ में, तो ये पशुपालन के उद्देश्य से ही रखे गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग ये मानते हैं कि नवपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत से संबंधित हम एक टेबल बनाए हैं और इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र का नाम, संबंधित क्षेत्र, कब से प्रारंभ हुआ है, क्या प्रमाण मिले हैं और कौन सा स्थल है। तो इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि की शुरुआत जो है वो सबसे पहले नील नदी घाटी क्षेत्र में हुई है। कहाँ हुई है, नील नदी घाटी क्षेत्र में। और ये नील नदी कहाँ है, तो नील नदी अफ्रीका महादेश में है। कहाँ है, अफ्रीका महादेश में। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खेती का साक्ष्य यानी कि कृषि की शुरुआत कब से हुई है, तो ये 8500 ईसा पूर्व से पहले की बात है। 8500 ईसा पूर्व के पहले हम देखेंगे कि नील नदी घाटी क्षेत्र जो है वहाँ पे कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे कौन से प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ प्रमाण मिला है जौ या फिर गेहूं के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और ये स्थल कौन सा है, तो कुंबानिया और एसना, कुंबानिया और एसना स्थल है जहाँ से हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। और ये कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में नील नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे दजला फरात घाटी क्षेत्र। दजला फरात घाटी क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिमी एशिया में पड़ेगा ये। और यहाँ पर कृषि की शुरुआत कब से हुई, तो 8500 BC के बाद यहाँ पर कृषि की शुरुआत होती है। यहाँ भी प्रमाण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो जौ या फिर गेहूं के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और इसके स्थल कौन से हैं, तो जकीरो, जमीरो और ह्यूक। जकीरो, जमीरो और ह्यूक जो है वो कहाँ पर है, तो दजला फरात घाटी क्षेत्र में पश्चिम एशिया में है। और यहाँ पर जौ या गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ खेती जो है वो 8500 BC के बाद शुरू हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है ये। और यहाँ पर 6000 BC, कहाँ पर, 6000 BC में यानी 6000 ईसा पूर्व की हम लोग बात करें तो यहाँ हमें जौ, गेहूं, मूंग, मटर और मसूर के साक्ष्य मिले हैं। और स्थल कौन सा था, तो मेहरगढ़। तो हम लोग देखेंगे कि मेहरगढ़ से हमें जौ, गेहूं, मूंग, मटर और मसूर के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ है, तो बलूचिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है ये। और कब से, तो 6000 BC में, BC से हम लोग मानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत हुई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब से होती है, तो 6000 BC से हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत होती है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ में क्या मिला है, तो जौ, गेहूं, मूंग, मटर या फिर मसूर के साक्ष्य हमें मिले हैं यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। क्या देखेंगे, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। तो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र जो है वो भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि 5500 ईसा पूर्व यानी कि 5500 BC में यहाँ खेती के प्रमाण मिलते हैं। खेती में हम देखेंगे तो यहाँ पर धान के साक्ष्य मिले हैं और जगह कौन सा हो जाएगा, तो कोल्डिहिवा जो कि यूपी में पड़ता है। कोल्डिहिवा यूपी का क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धान का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो कोल्डिहिवा जो कि यूपी का क्षेत्र है, यहाँ से धान के साक्ष्य मिलते हैं। तो धान की खेती का प्रमाण कब से मिलता है, तो 5500 BC से हमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। आगे हम लोग देखेंगे कि सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्र, सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। यहाँ पर हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं 2500 BC यानी कि 2500 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पर हमें क्या मिला है, तो यहाँ मिला है रागी, कुत्थी और बाजरा, और स्थल का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक में है। स्थल का नाम ब्रह्मगिरी है। और ब्रह्मगिरी को अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मगिरी से हमें रागी, कुल्थी और बाजरा के प्रमाण मिले हैं। ये 2500 BC में यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलता है। 2500 BC में क्या हुआ है कि यहाँ पे खेती का आरंभ हुआ है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है और क्या, तो सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्र। तो इस तरह से हम इस पूरे संबंधित चार्ट को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले जो कृषि की शुरुआत है वो कहाँ पर हुई, तो दक्षिणी अफ्रीका महादेश में हुई। कहाँ पे हुई, अफ्रीका महादेश में हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे अफ्रीका महादेश में कहाँ, तो नील नदी घाटी क्षेत्र पर सबसे पहले हमें खेती का यानी कि कृषि का प्रमाण मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी एशिया में मिलता है, पश्चिमी एशिया दजला फरात घाटी क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसके बाद 6000 BC में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के प्रमाण मिलते हैं, जो कि कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, मूंग, मटर और मसूर के प्रमाण हमें मिले हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है 555 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पर, तो कोल्डिहिवा जो कि यूपी का क्षेत्र है और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रागी, कुत्थी और बाजरा के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये ब्रह्मगिरी से मिला है। 2500 BC की ये बात है और ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्र। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने ये जाना कि हाँ कृषि की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई है, भारत में कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई है, कहाँ पर किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं और स्थल का नाम क्या है। तो इस तरीके से चार्ट के माध्यम से हमने इसे समझा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मकान और बस्ती का आगमन। तो मकान और बस्ती के आगमन में देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या मकान और बस्ती थी, तो नहीं थी। मध्य पाषाण काल में मकान बनाने का निर्माण अभी शुरू हो रहा था, लेकिन नवपाषाण काल में मकान और बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है, मकान और बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। यही मध्य पाषाण काल में मकान का निर्माण शुरू हो रहा था और पूरा पाषाण काल में इस तरह की कोई भी चीज़ अभी नहीं थी, लोग गुफाओं में रहते थे। अब मकान और बस्ती की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो रही थी और नवपाषाण काल में मकान और बस्ती पाए गए हैं। तो इस तरह से जैसे कि इसके पहले हम लोग देखिए कि कृषि की शुरुआत भी हो चुकी है नवपाषाण काल में, तो इसलिए इसे हम कृषक बस्ती भी कहते हैं। तो मकान और बस्ती का जो आगमन हुआ है, तो इस मकान और बस्ती को हम क्या कहते हैं, कृषक बस्ती भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि चौपानी मांडू, कुचाई, नागार्जुनकोंडा, चिराद, चेचर, सेनेवार, वारूडी, वर्मागिरी, बुर्ज होम और गुफाकरण से हम लोगों को मकान के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी जगहों से हमें क्या मिला है, मकान के साक्ष्य हमें मिले हैं यहाँ पर। अब आगे हम लोग देखें कि मकान के साक्ष्य मिले हैं तो क्या ये मकान किन चीज़ों के बनाए जाते थे, इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि मकान किन चीज़ों के बनाए जाते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि मकान की जो सामग्री है वो क्या थी, तो घास फूस, पेड़ की शाखाएं, बांस, लठ, पत्थर और पत्थर के साथ साथ मिट्टी।
मकान बनाने की सामग्री क्या क्या थी? तो घास फूस, पेड़ की शाखाएं, बांस, लठ, पत्थर और इसके साथ में मिट्टी। अब हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे हमें गर्तावास के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, यानी कि अंदर जमीन के अंदर रहने के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का गुफाकरण है और बुर्ज होम है, तो यहाँ से हमें गर्तावास के भी प्रमाण मिले हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मकान और बस्ती का नवपाषाण काल में आगमन हो चुका था। अब हम देखेंगे समाधान प्रक्रिया को। तो समाधान प्रक्रिया की हम बात करें तो समाधान प्रक्रिया नवपाषाण काल में अब अनिवार्य हो गई थी। नवपाषाण काल में अब समाधान क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था। और इसके पहले हम लोग देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में या फिर पूरा पाषाण काल में समाधान की प्रक्रिया ऐसी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नवपाषाण काल में ये अनिवार्य हो गई थी। तो इसमें हम लोगों को 3 तरह के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और विचित्र समाधान। पूर्ण समाधान में हम लोग देखेंगे कि पूर्ण समाधान का मतलब क्या हुआ कि जब किसी मृतक के शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए और दफना दिया जाए, जब किसी मृतक के शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे दफना दिया जाए तो उसे पूर्ण समाधान कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पूर्ण समाधान कहेंगे। अब हम देखेंगे आंशिक समाधान। तो जब किसी मृतक के शरीर को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए और उसके शरीर के नष्ट हो जाने पर बची हड्डियों को एक कलश में रख के और तब उसे दफनाया जाए तो उसे आंशिक समाधान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आंशिक समाधान कहेंगे। जब किसी मृतक के शरीर को खुले में छोड़ दिया जाए और उसके शरीर को नष्ट हो जाने के बाद जब उसे कलश में, उसकी बची हड्डियों को कलश में रख करके और जमीन में जब दफनाया जाए तो उसे आंशिक समाधान कहा जाएगा। और विचित्र समाधान में हम लोग देखेंगे कि छोटे बच्चों की मृत्यु होने पर उसके शवों को घर के आंगन में ही दफना दिया जाना, तो इसे क्या कहा गया है? विचित्र समाधान कहा गया है। तो हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में समाधान जो था वो अनिवार्य हो गया था और इसमें 3 तरह के समाधान को हम लोग देखेंगे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और विचित्र समाधान, और इन तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मृतक के साथ में कुछ उपयोगी सामान भी दिया जाता था। नवपाषाण काल में मृतक के साथ में कुछ उपयोगी सामान भी दिया जाता था, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। हम लोग देखे हैं कि नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, तो समाधान के समय मिट्टी के बर्तन, आभूषण और हड्डी की माला, इस तरह की चीजें क्या की जाती थी कि मृतक के साथ दी जाती थी, यानी कि इन चीजों को भी मृतक के साथ में दफनाया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे कि बुर्ज होम, वहां पर पालतू पशु यानी कि कुत्ते को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में क्या हुआ है कि कुत्ते को मनुष्य के साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और कुछ जगहों पर पालतू पशुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल में एकल समाधान, द्विसमाधान या फिर 2 से अधिक समाधान का भी प्रथा यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि एक व्यक्ति को भी दफनाया गया है, 2 व्यक्ति को भी दफनाया गया है और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को भी एक साथ में दफनाया गया है, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के जो भी मनुष्य थे वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, इसीलिए वो मृतक के साथ में उपयोगी वस्तुओं को दिया करते थे। हम लोग चित्रकारी को देखेंगे। चित्रकारी में नवपाषाण काल में हमें चित्रकारी में युगीन बदलाव देखने को मिला है। चित्रकारी के क्षेत्र में नवपाषाण काल में हमें युगीन बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव किस तरह का था? तो ये सामूहिक जीवन का प्रमाण देता था। अब चित्रकारी जो थी वो सामूहिक और सामुदायिक जीवन का प्रमाण देती थी। कब की ये चित्रकारी है? तो ये नवपाषाण काल की है। यहाँ पर एक चित्रकारी ऐसी भी पाई गई है जहाँ पर बड़ा व्यक्ति छोटे की उंगली पकड़ को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। बड़ा व्यक्ति छोटे की उंगली को पकड़ करके आगे बढ़ते हुए उसको दिखाया गया है।
तो चित्रकारी में यहाँ पर युगीन बदलाव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सामुदायिक सामूहिक जीवन का प्रमाण हमें मिला है। तो ऐसे हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में भी हम लोगों को उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद से मध्य पाषाण काल में भी हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और नव पाषाण काल में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है चित्रकारी के क्षेत्र में, और इसमें सामुदायिक सामूहिक जीवन का प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं मृदभांड को। तो मृदभांड की अगर हम लोग बात करें तो मृदभांड नव पाषाण काल को दो भागों में देखेंगे। नव पाषाण काल को अगर यहाँ से दो भागों में हम देखें तो पहला क्या हो जाएगा, एक मृदभांड सहित और दूसरा बगैर मृदभांड के। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं कालखंड के समय में कि हाँ वर्गीकरण के समय में हम लोग देखे थे कि हाँ नव पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है, एक मृदभांड सहित और एक क्या हो जाएगा कि मृदभांड बगैर। तो मृदभांड बगैर, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आंशिक समय तक मृदभांड का निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि शुरुआती कुछ समय ऐसा था जब तक मृदभांड का यानी कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण अभी नहीं हुआ था नव पाषाण काल में, लेकिन इसके अंतिम दौर में मृदभांड कला का विकास हुआ है। नव पाषाण काल के अंतिम समय में मृदभांड कला का विकास हुआ है, जिसे हम पहला रासायनिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, जिसे हम मनुष्यों के द्वारा पहली रासायनिक उपलब्धि की श्रेणी में रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मृदभांड जो थे, तो जब मृदभांड की अगर हम लोग बात करें कि एक तो मृदभांड है, एक बगैर मृदभांड है। अब मृदभांड को दो भागों में बांटा गया, तो एक होगा हस्त निर्मित और दूसरा था चाक निर्मित। पहला क्या था, हस्त निर्मित था, और दूसरा क्या था कि चाक निर्मित था। अधिकतम हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अधिकतम जो मृदभांड है तो वो हस्त निर्मित पाए गए हैं। अधिकतम क्या पाए गए हैं, हस्त निर्मित पाए गए हैं, और न्यूनतम यानी कि कम मात्रा में चाक निर्मित पाए गए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अधिकतम हस्त निर्मित पाए गए हैं, तो उन हस्त निर्मित में भी कुछ साधारण पाए गए हैं और कुछ रंगीन पाए गए हैं। यानी कि मृदभांड में हम लोग देखेंगे कि कुछ हस्त निर्मित हैं और कुछ क्या है, कुछ चाक के द्वारा बनाए गए हैं। चाक के द्वारा जो बनाए गए हैं तो वो कम है और हस्त निर्मित अधिक है। हस्त निर्मित में हम देखेंगे कि कुछ साधारण है और कुछ रंगीन है। हस्त निर्मित में क्या है कि कुछ साधारण है, कुछ रंगीन है, जिनमें अधिकतम संख्या जो है वो साधारण की है, यानी साधारण मृदभांड जो कि हस्त निर्मित है वो अधिक है और रंगीन मृदभांडों की संख्या कम है। रंगीन मृदभांडों में किस तरह के रंग का प्रयोग किया जाता था, तो फीके लाल, चमकीले लाल और धूसर लाल का प्रयोग किया जाता था। फीके लाल, चमकीले लाल और धूसर लाल का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से हम लोग मृदभांड देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वस्त्र निर्माण को। वस्त्र निर्माण में हम लोग देखेंगे कि नव पाषाण काल में वस्त्र का निर्माण हुआ। जैसे पूरा पाषाण काल में वस्त्र नहीं है, मध्य पाषाण काल में वस्त्र नहीं है, लेकिन नव पाषाण काल में वस्त्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वस्त्र का निर्माण अब नव पाषाण काल में होने लगा था। लेकिन क्या नव पाषाण काल के लोग सूती वस्त्र पहनते थे? तो नहीं, नव पाषाण काल के लोग सूती वस्त्र नहीं पहनते थे, क्योंकि कपास की खेती के साक्ष्य नहीं है। कपास की खेती अभी नहीं होती थी, इसलिए नव पाषाण काल के लोग सूती वस्त्र नहीं पहनते थे। अब हम देखेंगे कि तो नव पाषाण काल के लोग पहनते क्या थे, तो नव पाषाण काल के लोग पेड़ों के छाल या फिर जानवरों के खाल को सुखाकर, पेड़ों के छाल या फिर जानवरों के छाल को सुखाकर और उसके बाद उसको सुई से सिलकर क्या करते थे कि वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो ये लोग पेड़ की छाल और जानवरों के खाल को सुखाकर सुई से सिलकर और उसे वस्त्र के तौर पर धारण करते थे। सूती वस्त्र नहीं पहनते थे, क्योंकि कपास की खेती के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है।